बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 4। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एपिसोड नंबर 4 की बात करेंगे। इसकी लास्ट वीडियो में हमने एपिसोड नंबर 3 की बात करी थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि आर्मी ने बैंक ऑफ स्पेन की छत को उड़ा दिया है काफ़ी बड़े धमाके के साथ। और इस धमाके में हेलसिंकी को काफ़ी बुरी तरीके से चोटें लगी होती हैं। उसके पैर पर लगभग 2 टन का लोहा गिर चुका होता है, जिस वजह से उसका पैर काफ़ी बुरी तरीके से फंस जाता है और बहुत सारी चोटें भी लगी होती हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपनी टीम को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उनकी खुफिया जगह अभी भी सुरक्षित है। इस पर प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि उन्हें हेलसिंकी को बचाना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोफेसर का ऑर्डर सुनकर पलेर्बो, रियो और बोगोता निकल जाते हैं हेलसिंकी को बचाने के लिए। पलेर्बो हेलसिंकी को बोलता है कि वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे, पर हेलसिंकी उसे कहता है कि उसके पैरों पर 2 टन का लोहा गिरा हुआ है, जिस वजह से उसका हिल पाना भी मुश्किल है। पलेर्बो कहता है कि वो जहाँ भी है, जिस कंडीशन में है, अभी वहीं रहे, वो लोग उसे बचाने आ रहे हैं। इसके बाद रियो, बोगोता और पलेर्बो तीनों हेलसिंकी को बचाने निकल जाते हैं। इसके बाद स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ बर्लिन ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो किस तरीके से म्यूजियम से वाइकिंग्स गोल्ड को चुराएंगे। यहाँ पर उन्हें एक रूम में जाना होता है जहाँ पर ये तिजोरी है और जिसके अंदर वाइकिंग्स गोल्ड है। पर यहाँ पे एक कमी होती है। वो कमी है उस गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की भी एक कमज़ोरी होती है, जो उसके पिता होते हैं। और उसके पिता को चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होती है, वे चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर बर्लिन मर्सेलिया को उसके पिता को लाने के लिए बोलता है। जब कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड अपने पिता को देखता है और अपने पिता को देखकर उनके पीछे चला जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर बर्लिन और राफेल दोनों उस रूम में एंटर हो जाते हैं। और यहाँ एंटर होने के बाद राफेल अपनी हैकिंग स्किल को दिखाता है और सारे लॉकर्स को डिकोड कर देता है। उसके बाद दोनों बाप बेटे मिलकर नकली वाइकिंग्स गोल्ड को असली वाले के साथ रिप्लेस कर देते हैं और काफ़ी शातिरगिरी से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ तातियाना अपना पियानो का कॉन्सर्ट कर रही होती है। उसके बाद ये दोनों एक ऊपर वाले रूम में आते हैं, जहाँ पर बर्लिन वो 12 किलो वाइकिंग्स गोल्ड को खिड़की से नीचे पानी में फेंक देता है। यहाँ पर राफेल कुछ समझ नहीं पाता है और वो बोलता है कि आपने 12 किलो गोल्ड को ऐसे ही फेंक दिया। इस पर बर्लिन कहता है कि इसे ही चोरी कहा जाता है और वो उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी रगों में भी एक चोर का खून दौड़ रहा है, क्योंकि वो बर्लिन का बेटा है। इसके बाद राफेल काफ़ी अपसेट हो जाता है, पर बर्लिन की ये पूरी प्लानिंग होती है। इसके बाद ये सब चोरी करके एक बोट के थ्रू निकल जाते हैं और यहाँ पर बोगोता स्विम सूट पहनकर उस बक्से को लेकर आ जाता है और उसी में सारे वाइकिंग्स गोल्ड होते हैं। इतनी शानदार चोरी को देखकर राफेल काफ़ी सरप्राइज होता है और अपने पिता से कहता है कि क्या ये आपका अंदाज़ है चोरी करने का। तो इस पर बर्लिन कहता है चोरों को हमेशा आज़ाद रहना चाहिए और उनका अलग ही तरीका होता है चोरी का। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग तैयार हैं अब लड़ाई के लिए। यहाँ पलेर्बो फायरिंग गन से सेगेस्ता की टीम पर हमला कर देता है ताकि इनको थोड़ा टाइम मिल जाए हेलसिंकी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। पर हेलसिंकी का पैर 2 टन मार्बल के नीचे दबा होता है, जिस पर हेलसिंकी कहता है कि मेरा पैर काट दो, नहीं तो वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। उस पर बोगोता एग्री हो जाता है, पर पलेर्बो नहीं चाहता है कि उसका पैर काटा जाए। इतने में रियो की नज़र वहाँ पे लटके एक रॉड के ऊपर जाती है, जो इस टन को हटाने में काफ़ी मदद करेगा। यहाँ प्रोफेसर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि रकेल ने गवर्नर को क्यों छोड़ दिया। इस बात पर रकेल कहती है उसने गवर्नर की हथकड़ियों में एक चिप छुपा दी थी, जिससे वो लोग वहाँ पे हो रही सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कैसे तमायो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे नकली सबूतों के थ्रू इन चोरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा होता है और आर्थरो को डेड घोषित करने की प्लानिंग कर रहा होता है। और ये भी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं कि कैसे उसने अलिसिया को झूठा साबित किया होता है। इस पर प्रोफेसर बेंजामिन को पाकिस्तान के हैकर को कॉल करने के लिए बोलता है और प्रोफेसर मर्सेलिया को अलिसिया के बच्चे के लिए सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं और अलिसिया से गन भी ले लेते हैं, जिससे कि वो सेटिस्फाई रहें कि अलिसिया उन पर दोबारा कोई हमला नहीं करेगी। यहाँ प्रोफेसर काफ़ी शातिर हैं। वो एक तीर से दोनों तरफ की सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, वही पूरे ठंडे दिमाग से। वेरी नाइस।
यहाँ हम देखते हैं कि पलेर्वो और बोगोता स्मोकिंग गन से हमला कर सेगेस्ता की टीम का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वो उस रॉड की मदद से हेलसिंकी को निकाल सकें। और एग्जैक्टली वैसा ही होता है, उनका प्लान काम कर जाता है। वो लोग उस रॉड की मदद से हेलसिंकी को वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर के ऑर्डर पर टोक्यो, डेनवर और मनीला सभी हॉस्टेजेस को लाइन बनाकर छत की तरफ लेके जाते हैं, ताकि ये बाहर वाली आर्मी का ध्यान भटका सके। और छत पर जाकर सभी हॉस्टेजेस इधर उधर घूमने लगते हैं। इन हॉस्टेजेस में टोक्यो, डेनवर और मनीला भी होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोग बाहर वाली आर्मी का ध्यान भटका कर रख सकें। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोग उस हॉल के थ्रू अंदर जाकर सेगिस्ता की टीम पर पीछे से हमला कर सकें। प्रोफेसर की बात को ध्यान में रखते हुए मतियस ने वहाँ पे फेक हमला करता है और इस पर तमायो भी हमला करने का ऑर्डर दे देता है। पर इस पर एंजल तमायो को समझाता है कि वो मीडिया के सामने हॉस्टेजेस पर हमला नहीं कर सकता है। अगर इसमें किसी हॉस्टेजेस को गोली लग गई तो इसमें पुलिस की बदनामी होगी। उसके बाद तमायो बाहर वाली आर्मी यानी सोरेस की आर्मी को तैयार होने के लिए बोलता है। पर इतने में ही प्रोफेसर का कॉल आ जाता है और प्रोफेसर तमायो द्वारा कही हुई सारी झूठी बातों को तमायो को सुनाते हैं। और इस पर वो कहते हैं कि उन्हें बाहर वाला हमला रोक देना चाहिए। अंदर बराबरी का मुकाबला चल रहा है, इसीलिए उन्हें बाहर वाली आर्मी को हमला करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी दिमाग से खेलते हैं वैसे प्रोफेसर। इस पर प्रोफेसर तमायो को बोलता है कि वो उसकी सारी पोल खोल देगा अगर उसने आर्मी को बाहर से हमला करने का ऑर्डर दिया। वो सब मीडिया को बता देगा कि कैसे उसने अलीसिया के खिलाफ झूठे सबूत बनाए होते हैं। प्रोफेसर की प्लानिंग परफेक्ट होती है और इस पर तमायो सोरेस को हमला करने के लिए रोक देता है। और इस पर सोरेस तमायो को बोलता है कि आप जैसा पुलिस ऑफिसर उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होता है, वो काफ़ी फट्टू होते हैं। इसके बाद उस हॉल के थ्रू डेनवर, टोक्यो और मनीला पीछे से सेगेस्ता की टीम पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग हमला कर देते हैं। अब सेगेस्ता की टीम चारों तरफ से घिर चुकी होती है प्रोफेसर की टीम के द्वारा। यहाँ पे सेगेस्ता को पता चल जाता है कि अब उनको बैकअप देने वाली बाहर आर्मी वो भी उनके साथ नहीं है। पर सेगेस्ता भी आर्मी का मेजर होता है। उसको म्यूजियम के एक ऐसे हॉल के बारे में पता होता है जो प्रोफेसर को भी नहीं पता होता है। और वहाँ पे एक रूम होता है जिसका लॉक सिर्फ गांधिया की फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। वो गांधिया को ऑर्डर देता है कि वो आधी टीम को उसी म्यूजियम में लॉक कर दे और गांधिया एग्जैक्ट ऐसा ही करता है। वो रकेल पलेर्वो वाली टीम को वहाँ पे पूरी तरीके से बंद कर देता है और इस तरफ सिर्फ डेनवर, मनीला और टोक्यो रह जाते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नैरोबी और टोक्यो मरने की बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे नैरोबी कहती है कि उसको मरने के बाद की ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, बस इंसान की यादें ही रह जाती हैं। और यहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि सेगेस्ता ने काफ़ी प्लानिंग के साथ प्रोफेसर की आधी टीम को म्यूजियम के अंदर लॉक कर दिया होता है और यहाँ पे सिर्फ टोक्यो, मनीला और डेनवर रह चुके होते हैं। प्रोफेसर की इंस्ट्रक्शन पर टोक्यो, मनीला और डेनवर ये तीनों जाकर किचन में छुप जाते हैं और अब सेगेस्ता की टीम को गांधिया लीड कर रहा होता है। यहीं पे हमारे एपिसोड नंबर 4 का एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।